हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंपनी लॉ का यूनिट सेकंड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्ट 1। मेमोरेंडम एक ऐसा प्रलेख है या डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देता है कि कंपनी का नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पंजीकृत कार्यालय, उसके उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसकी पूंजी कितनी है, और उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि उसकी जो लायबिलिटी की लिमिट है वो क्या है। और उसके साथ साथ हमें ये जानकारी भी मिलती है कि मेमोरेंडम के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, अभिदाता जो होते हैं, उनके सिग्नेचर पाए जाते हैं। और वो अभिदाता वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम फर्स्ट जो मेंबर बनने की सहमति दी होती है। लॉर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज अ चार्टर। चार्टर का मतलब होता है आधारभूत प्रलेख है, and it defines the limitation of the company established under the act। पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकार पत्र है, चार्टर है, और वह अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। ये बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA ये बताता है कि कंपनी की जो अधिकार की जो सीमाएं हैं वो क्या है। इन जनरल अगर हम बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिसे हम कहते हैं एक आधारभूत प्रलेख है या अधिकार पत्र है, जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसे कि कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों का दायित्व, कंपनी के अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। इसमें उल्लेखित उपदेश जो होते हैं, उपदेश कंपनी की क्रियाओं के क्षेत्र, कंपनी क्या क्या कार्य कर सकती है, क्या एक्टिविटीज़ कर सकती है, और उसकी शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करते हैं कि कंपनी के पास की जो उसके पास पावर है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, कि कंपनी की शक्तियाँ क्या है जिनके बाहर अब वो जाकर कार्य नहीं कर सकती है। इसमें वह सभी मूलभूत शर्तें भी, जो कंडीशंस होती है, वो भी दी जाती हैं कि जिसके आधार पर कंपनी का समामेलन की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें उन व्यक्तियों का नाम, पता व हस्ताक्षर व अन्य विवरण होता है जो कि कंपनी के समामेलन में इच्छुक है, जो कंपनी को बनाना चाहते हैं तथा उसके प्रथम सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जिसे अपन बोलते हैं आधारभूत प्रलेख। यह हर कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी होता है। ये एक अपने मौलिक रूप में होता है, ओरिजिनल होना ज़रूरी है, आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हो। इसमें समामेलन का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। ये अधिकार या शक्तियों की सीमाएँ बताता है कि कंपनी की क्या लिमिटेशंस रहेंगी, क्या उसकी जो पावर्स हैं उसकी क्या लिमिटेशंस रहेगी। ये कंपनी के फंडामेंटल कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कंडीशंस को, मूलभूत शर्तें भी बताता है। उसके साथ साथ जो भी इच्छित व्यक्ति है, जो उसके अभिदाता होते हैं, उनके नाम, पता और उनकी अदर डिटेल्स होती हैं। जब किसी कंपनी का जो सीमा नियम होता है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये माना जाता है कि कंपनी का भी समामेलन हो जाएगा। सीमा नियम के उद्देश्य जो होता है वो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, ऋणदाता हैं, क्रेडिटर्स हैं, या कंपनी के साथ लेन देन करने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकृत क्रियाओं के क्षेत्र से अवगत करवाना है। वो ये बताना चाहता है कि कंपनी का क्षेत्र क्या रहेगा, कंपनी की स्कोप क्या रहेगी जिसके अंदर वह कार्य करेगी। उसके साथ साथ ये एक सार्वजनिक, जिसे अपन बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये एक अनुबंध बनाता है, का निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी व इसके सदस्यों के बीच, कंपनी और सदस्यों के बीच में अनुबंध का निर्माण करता है। सीमा नियम कंपनी व तृतीय पक्ष का जो थर्ड पार्टी होती है उनके बीच में भी अनुबंध बनाता है। यह जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि परिवर्तनीय है और अल्टरेबल डॉक्यूमेंट है, जिसमें परिवर्तन व पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है MOA की, तो पहला आता है ये एक आधार, हमने अभी पढ़ा था कि ये एक आधार प्रलेख है या डॉक्यूमेंट है, आधारभूत प्रलेख है। तो इट इज़ अ बेसिस ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी का वास्तविक में जो ढांचा होगा फ्यूचर में वो इसी के ऊपर बनता है।
नेक्स्ट, इट डिटरमाइन द स्कोप, ये कंपनी के क्षेत्र को बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और किसके बाहर जाके वो कार्य नहीं कर सकती है। ये कंपनी के अधिकारों का सूत्र है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंपनीज राइट, कि ये बता सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के उन उपदेशों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है। कंपनी किन कार्य को करने का अधिकार रखती है हमें ये बताता है। कंपनी का पथ प्रदर्शक जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ अ गाइड टू अ कंपनी, ये कंपनी के को गाइड करता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर्स, विनियोजकों को सुरक्षा देता है। विनियोजक मतलब इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो ये उनको सुरक्षा देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि जो भी कार्य कंपनी करेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही करेगी और उनको ज़्यादा रिस्क या जोखिम नहीं है। जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ऋणदाता होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जो माल उधार पे देते हैं या ऋण देते हैं कंपनी को, तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है कि कंपनी वही कार्य करेगी जो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। ये अन्य पक्षकारों को भी सुविधा देती है जो अपना समय, श्रम या धन आदि कंपनी को देते हैं, तो उसको ये प्रोटेक्ट करती है। और ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी काम करती है, राष्ट्रीय हित का भी पोषक है, क्योंकि सीमा नियम राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जाता है। सीमा नियम में कंपनी का जो उपदेश दिए गए हैं और किसी भी ऐसी कंपनी का समामेलन नहीं कराया जा सकता जिसका उपदेश राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर ऑल सेवन जो कंटेंट है या क्लॉजेज हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, या हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर क्लॉज के, एक या दो पर्टिकुलर क्लॉज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंटेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कंटेंट आता है नेम क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं नाम खंड। सेकेंड आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसे अपन बोलते हैं पंजीकृत कार्यालय खंड। नेक्स्ट, थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं उपदेश खंड। नेक्स्ट है दायित्व खंड, जिसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। नेक्स्ट है पूंजी खंड, जिसे अपन बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर क्लॉज, जिसे अपन बोलते हैं अभिदाता खंड। और लास्ट है नॉमिनेशन क्लॉज इन द केस ऑफ ओपीसी। अब ये अगर ओपीसी कंपनी है तो उसके अंदर उसे नामांकिती खंड भी इसमें ऐड होता है, नामांकन खंड भी इसमें ऐड होता है। और अगर ओपीसी नहीं है तो जिसमें उसमें 6 पॉइंट्स ही या 6 कंटेंट्स ही होंगे। तो इसको हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेमिंग मेमोरेंडम। हमने बात करी थी कि हर कंपनी को अपना मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, तो वो कैसे बनाएगी। तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें उस टेबल को फॉलो करते हुए हमें हमारा मेमोरेंडम बनाना पड़ता है। फर्स्ट, इट मस्ट बी इन अ प्रॉपर फॉर्म। द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी जो है उसे प्रॉपर फॉर्म में होना ज़रूरी है। फॉर्म इन टेबल 1, जिसे हम बोलते हैं तालिका ए का प्रारूप। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, वो टेबल ए लेगी शेड्यूल 1 के अंदर से। जो नेक्स्ट कंपनी तालिका बी का प्रारूप, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी नहीं है, वो कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, वो बी टेबल के अकॉर्डिंग अपना मेमोरेंडम बनाएगी। नेक्स्ट, टेबल सी उन कंपनियों के लिए होता है जो लिमिटेड बाय गारंटी है तो है लेकिन उनकी शेयर कैपिटल है, तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी होती है। नेक्स्ट, टेबल डी जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, असीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी नहीं है। और ई असीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी है, तो उसके लिए ई है। नेक्स्ट जो है हमने निर्धारित प्रारूप डिसाइड कर लिया। उसके बाद मेमोरेंडम को प्रिंट करवाना पड़ता है, उसे छपवाना पड़ता है और उसके बाद उसको अलग अलग, इट शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली, उसे हमें अलग अलग परिच्छेद में उसे बांटना पड़ेगा और उसके क्रमानुसार नंबर उसके ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट है ईच सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो इसके उन सब्सक्राइबर्स के सदस्यों के नाम, पते, विवरण, व्यवसाय इसके अंदर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नाम के सामने उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या। अब वो कितने शेयर्स ले रहे हैं
वो भी उसकी संख्या भी उसके अंदर होनी चाहिए। अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने ज़रूरी है। प्रत्येक के हस्ताक्षर को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना ज़रूरी है। हर एक साइन को एक विटनेस उसके अंदर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इस पर नियमानुसार स्टैंपिंग, स्टैम्प जिसे हम बोलते हैं वो भी स्टेप हमें इसमें फॉलो करना पड़ेगा। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर स्टैम्प एक्ट। इस पर तिथि भी अंकित होनी चाहिए, डेटेड होना चाहिए। अगर डेट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन इस वजह से ना हो। अब अगर कोई भी व्यक्ति इसको बनाने में, कभी कभी कंपनी के सदस्य कंपनी के सीमा नियम के प्रति सीमा नियम की जो कॉपी होती है उसको देने या भेजने के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसी दशा में जितने भी सदस्य हैं उनको 7 दिन के अंदर इसकी कॉपी मिल जानी चाहिए। और उसके लिए हो सकता है नॉमिनल उसको पेमेंट करना पड़े, निर्धारित किया गया शुल्क देना पड़े। अब अगर यदि कंपनी ऐसा करने में कोई गलती कर देती है तो उसके ऊपर 1000 रुपये प्रतिदिन का आर्थिक दंड लगता है, और अगर आगे फ्यूचर में करती रहती तो 1 लाख रुपए का भी दंड हो सकता है। तो यहाँ पर हमने आज का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम है उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि नेम क्लॉज क्या कहता है, नाम खंड क्या कहता है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, उसको उससे जब बनाया जाता है तो क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। उससे पहले आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ उसके महत्व को समझाइए या उसका विवरण कीजिए। थैंक यू सो मच।